हेलो एवरीवन, आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं लेखिका वंदना सोलंकी जी की कहानी। जब से शिल्पा ने पति को खोया है तब से उसके नाम के साथ कई तरह के नाम जुड़ गए हैं। जी हाँ, स्त्रियों से उस जैसी अनेक स्त्रियों के खाते में लिख दिए जाते हैं। फिर ये इस तरह के नाम जमा होते जाते हैं और उसकी इज्जत, उसके सम्मान को नीचे गिराते जाते हैं। अब आज सुबह की ही बात देख लो। मैं नहा धोकर जैसे ही कहीं बाहर जाने को निकली कि उसकी वो अधेड़ उम्र की मकान मालकिन सामने आ गई। उसे देखते ही उनके मुंह से जो गालियों की बौछार निकली कि सुनकर सामने वाला भी दहल जाए। पर शिल्पा चुपचाप ऊपर आकर अपने कमरे में बंद हो गई। आखिर कब तक लड़े लोगों से, उनके तानों से। ऐसा नहीं है कि उसे इन बातों से, इस तरह के तानों से या गालियों से या लोगों की हिकारत भरी नज़रों से फ़र्क नहीं पड़ता है और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अकेले में वह बहुत रोई है। इस तरह की बातों को सुनकर इन 2 सालों में भी वही इन बातों की आदी नहीं हो पाई है और शायद आगे भी नहीं हो पाएगी। उसका कसूर क्या है? पति की मौत क्या उसकी वजह से हुई है? किसी की मौत का कारण कोई नहीं बनता। आज उसने सोच लिया वह ये घर छोड़ देगी और किसी अन्य जगह जाकर सुकून भरी ज़िंदगी जिएगी। उसके पति सुरेश एक कंपनी में नौकरी करते थे। उनकी सुकून से ज़िंदगी गुजर रही थी कि अचानक हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। कंपनी ने बड़ी ही लुज्जत के बाद आधा पैसा मुआवजे के तौर पर दिया, मानो एहसान कर दिया हो। पति की जगह नौकरी की दरखास्त पर ये कहकर ठेंगा दिखा दिया, मैडम आपकी शिक्षा हमारी कंपनी की मांग के अनुसार मेल नहीं खाती है। हाँ, अगर आप बॉस के पीए यानी पर्सनल असिस्टेंट बन सकती हैं तो बन जाइए। क्यों भाई, पीए की नौकरी के लिए मैं कैसे एलिजिबल हो गई? जब मेरी क्वालिफ़िकेशन पूरी नहीं है तो बॉस की लालची निगाहों को वह पल भर में पहचान गई। एक अकेली औरत को देखकर शरीफ दिखने वाला आदमी भी शराफत का चोला उतार देते हैं। वह उस नौकरी को लात मारकर चली आई। घर आकर सामान समेटा और माँ के यहाँ पुणे चली गई। सामान और अपनी बच्ची समेत उसे आया देख भाभी का मुंह बन गया। माँ ने भी ठंडा स्वागत किया। शायद भाभी के रूखे बर्ताव की वजह से वह भी मजबूर थी। पिता के जाने के बाद माँ भी बेटे और बहुओं पर निर्भर रहती हैं, इसलिए शायद वह भी ना चाहते हुए भी बेटी की तरफ से आंखें फेर लेती हैं। वह 4 साल की बेटी टीना भी सबके रवैये को महसूस कर गई थी। पिता की वक्त से पहले मौत ने उसे बहुत समझदार बना दिया था। उसने ही आंखों में अपनी माँ शिल्पा को तसल्ली दी। बेटियां कितनी समझदार और सेंसिटिव होती हैं। शिल्पा की आंखें नम हो गईं। वह समझ गई कि यहाँ उसका 2 दिन भी गुजारा नहीं हो सकता। उसने उन लोगों को तसल्ली देते हुए कहा, माँ मैं नौकरी की तलाश कर रही हूँ। ऐसे में टीना को कहाँ छोड़ती, इसलिए कुछ दिनों के लिए आपके पास रहने आई हूँ। नौकरी मिलते ही मैं किराए का घर देख लूँगी। अरे तुम्हारा भी घर है ये, जब तक चाहे रहो। क्यों राजेश? माँ ने भाई की मुश्किल आसान करने के लिए कहा। हाँ हाँ बिल्कुल रवीना, तुम आराम से रहो, उन्होंने भाभी की तरफ देखते हुए कहा। नौकरी बात सुनकर भाभी के चेहरे पर अब थोड़ा इत्मीनान था। 1 महीने के अंदर ही उसे पुणे के एक प्राइवेट क्लिनिक में आया की नौकरी मिल गई। 12वीं तक शिक्षित होने और तजुर्बा ना होने की वजह से उसे इसी तरह की नौकरी मिल सकी। वेतन न ज़्यादा था न कम था, बस गुजारा हो जाने लायक था। उसने डॉक्टर साहिबा से दरख्वास्त की कि मैम मुझे अगर यहीं कमरा भी मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं किसी महिला स्टाफ के साथ रूम शेयर कर लूँगी। बस मैं और मेरी बेटी, हम दोनों ही हैं। डॉक्टर चंद्रा एक भली और समझदार औरत थी। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं पता करके बताती हूँ। यूं ही 15 दिन गुजर गए। ट्रैफिक होने के कारण कई बार रवीना क्लिनिक जाने से लेट हो जाती थी। डॉक्टर ने उसकी परेशानी समझते हुए क्लिनिक में ही स्टाफ का कमरा दे दिया। डॉक्टर चंद्रा ने रवीना को नर्सिंग का कोर्स करने की भी सलाह दी, जिससे वह और अधिक वेतन और सुविधाएं पा सके। उनकी सलाह मानते हुए उसने नर्सिंग के कोर्स के लिए पास के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। पति की मृत्यु के बाद मिले पैसे यहाँ काम आ गए थे। जिंदगी पटरी पर आने लगी थी। इस स्कूल खुलते ही टीना का स्कूल में एडमिशन करा दिया गया। उसकी हालत और आमदनी को समझते हुए स्कूल फीस काफ़ी कम कर दी गई थी। ये सब डॉक्टर साहिबा की मेहरबानी से हुआ था। वह टीना को बहुत प्यार करती थी और उसका ख्याल भी रखती थी। स्टाफ क्वार्टर में रहने से रवीना का किराए का पैसा भी बच रहा था। उस पैसे को वह अलग से सेव कर दी जाती थी। डॉक्टर चंद्रा उसे और टीना को कभी कभी घर पर डिनर के लिए बुलाती थी। कुछ लोगों ने उसे आगाह किया था कि वह बस अपने काम से काम रखे, उनके साथ ज़्यादा घुलने मिलने की कोशिश ना करे, मगर रवीना ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन
मिस रवीना, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? देखो, मेरा इकलौता बेटा है, ये सब उसी का है। वह थोड़ा दिमाग से कमज़ोर है, पर पागल नहीं है, बस भोला है, नादान है। एक लड़की के धोखे ने उसे ऐसी हालत में लाकर खड़ा कर दिया है। अगर तुम उसकी ज़िंदगी में आ जाओगी, वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। प्यार में बहुत ताकत होती है, तुम चाहोगी तो वह बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तुम्हारे आगे सारी बात साफ तौर पर से रख दी है, तुम अच्छी तरह से सोच समझ लो, आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। डॉक्टर चंद्रा ने बिना लाग लपेट के अपनी बात उसके सामने रख दी। जी। वह हैरानी से डॉक्टर चंद्रा को देख रही थी। स्टाफ के लोगों से उसने सुना था कि उनका लड़का पागल है, उसका पागल खाने में इलाज चल रहा है। इस पर वह इसलिए मेहरबान है कि किसी तरह उनके बेटे का घर बस जाए, उन्हें उनका वारिस मिल जाए। किंतु पैसे के लालच में भला कोई पागल लड़के से शादी करेगा क्या? पहले भी वह 1-2 लड़कियों को प्रपोजल दे चुकी हैं, लेकिन उस पागल से कौन शादी करेगा? वह इतना हाइपर है कि किसी की जान भी ले सकता है। ये सब सुनकर रवीना सहम सी गई, और अब डॉक्टर चंद्रा ने भी शादी की बात कहकर उसे उलझन में डाल दिया। उसने बड़ी नरमी से कहा, मैम, मैं आपको सोचकर और घर वालों से सलाह मशवरा करके बताऊंगी। इस शादी के प्रपोजल के बारे में वह रात भर सोचती रही, फिर उसने एक फ़ैसला लिया। सुबह सबसे पहले नहा धोकर अच्छी सी साड़ी पहनी, हल्का सा मेकअप किया। टीना को स्कूल छोड़ने के बाद वह सीधे डॉक्टर चंद्रा के घर पहुंच गई। सुबह सुबह उसे अपने घर में देखकर वह हैरत से बोली, अरे व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज़। आओ रवीना, अंदर आओ। कोई काम था क्या? नो मैम, दरअसल मैं सारण जी से मिलना चाहती हूँ, अगर आपको सही लगे तो। रियली? तुमने अच्छी तरह से सोच लिया है इस बारे में? जी, ये तो मैं उनसे मिलने के बाद ही बता पाऊंगी, इफ़ यू डोंट माइंड। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर चंद्रा तैयार होने के लिए उठी, फिर अचानक बोली, रवीना, तुम बहुत प्यारी लग रही हो आज, ऐसे ही रहा करो। थैंक यू मैम, वह शर्माते हुए बोली। पति सुरेश के जाने के बाद आज पहली बार वह अच्छी तरह से तैयार हुई थी। मेंटल हॉस्पिटल में भी डॉक्टर चंद्रा की बहुत अच्छी जान पहचान और धाक थी। सभी ज़रूरी सुविधाओं से युक्त एक बड़े से प्राइवेट कमरे में सारांश को रखा गया था। उसने देखा सारांश नर्स से दवा ना खाने के लिए चिल्ला रहा था। अपनी माँ को देखकर उसने शिकायत करते हुए उसने नर्स को धक्का दे दिया। नर्स गिर जाती है, उससे पहले ही शिल्पा उसे संभाल लेती है और उसे बाहर जाने को कहती है। माँ ने बहुत समझाया, लेकिन उसने दवा नहीं खाई। रवीना की ओर देखकर उसने माँ से पूछा, ये कौन है? ये नई नर्स है ना? ये अच्छी है, इसी को मेरे पास छोड़ दो, उस गंदी मोटी नर्स को हटा दो। डॉक्टर चंद्रा के चेहरे पर उम्मीद भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने बेटे से बड़े प्यार से पूछा, अगर इसे तुम्हारे पास रख दें तो तुम इसकी सारी बात मानोगे? ऐसे धक्का तो नहीं दोगे? नो मम्मा, बिल्कुल नहीं, इसे ही छोड़ दो मेरे पास। ठीक है, पर देखो, अभी तो सिर्फ तुमसे मिलने आई है, अपने घर जाकर अपने कपड़े और सामान लेकर आएगी, अपने घर वालों से परमिशन लेगी, तभी तो आ पाएगी, है कि नहीं बेटा? यस मम्मा, मम्मी पापा की बात तो माननी पड़ेगी ना, जैसे मैं मानता हूँ आपकी बात। मैं तो गुड बॉय हूँ ना? यस बेटा, तुम बहुत अच्छे बेटे हो। तो फिर मुझे भी घर ले चलो ना मम्मा? हाँ बेटा, ले चलेंगे, तुम थोड़े और ठीक हो जाओ। ठीक तो हूँ, देखो मैं दवा भी खा लूँगा। ए लड़की, तुम मुझे दवा खिलाओगी? बुरी बात सारांश, ऐसे थोड़ी बुलाते हैं किसी लड़की को, इसका नाम रवीना है, अब इससे प्यार से बात करो। रवीना प्लीज़ मुझे दवा खिला दो, सारांश ने झिझकते हुए रवीना को देखकर कहा। डॉक्टर चंद्रा कुछ कहने को हुई तो रवीना ने उन्हें रोक दिया और सारांश को दवा खिला दी। डॉक्टर चंद्रा ये देखकर मुस्कुरा दी। अगले 2-3 महीनों तक रवीना कुछ घंटों के लिए सारांश की देखभाल के लिए अस्पताल जाती। सारांश में आश्चर्यजनक रूप से सकारात्मक बदलाव आ रहे थे। डॉक्टर भी हैरान थे कि जो सुधार पिछले 5 सालों से नहीं हुआ वह 3 महीने में कैसे मुमकिन है। लगभग 5 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। डॉक्टर थोड़े थोड़े वक्त के बाद अब उसको घर भी भेजने लगे थे। घर पर सारांश ज़्यादा खुश और अच्छा रहता था। रवीना की बेटी टीना से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। इस बीच रवीना 2-3 दिन के लिए अपनी माँ से मिलने गई थी। वहाँ उसने अपनी माँ, भाई, भाभी को अपनी शादी के फैसले के बारे में बताया। माँ तो सुनते ही बिखर गई, बोली कि एक पागल से शादी करेगी तू? मैं कहती हूँ कि शादी करने की ज़रूरत ही क्या है? तुझे लोग क्या कहेंगे कि एक विधवा दोबारा शादी करना चाहती है? तो इसमें बुराई क्या है माँ? क्या मुझे अच्छी ज़िंदगी जीने का हक नहीं है? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? विधवाओं को दायरे में रहना पड़ता है। दुनियादारी भी कोई चीज़ है। हम दुनिया को क्या मुँह दिखाएंगे? उसकी माँ बोली, इस दुनिया ने क्या मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया? दुनिया की तो बात ही छोड़िए, आप लोग तो मेरे अपने हैं। आप लोगों ने कितना साथ दिया मेरा। और आप एक बात बताओ, अगर मैं मर जाती तो क्या सुरेश दूसरा विवाह नहीं करते? तब आप लोग ही टीना का हवाला देकर उनकी दूसरी शादी करा देते। फिर मैं क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि तू औरत है, इसलिए। औरतों को इतनी बेहयाई शोभा नहीं देती। इसमें बेहयाई की क्या बात है? शादी कर रही हूँ, कोई ऐसे ही थोड़ी रहूँगी उनके साथ। क्या रवीना अपनी माँ को इस शादी के लिए राज़ी कर पाएगी?
क्या रवीना सारांश की दिमागी हालत को सही कर पाएगी? जानने के लिए देखिए कहानी का दूसरा भाग कल। पर इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को अपना प्यारा सा एक लाइक भी दे दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।